हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक टॉपिक दैट इज स्फेरिकल मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर प्लेन मिरर से रिगार्डिंग पढ़ा था और उसमें हमने रिगार्डिंग प्लेन मिरर जितना भी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन जो है हमने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया था। जिन बच्चों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियो देखें, वहां से नोट्स बनाएं और अच्छे से उस चैप्टर को प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन ऑन द स्फेरिकल मिरर्स। देखिए क्या होता है स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज नथिंग एल्स। एक कोई भी आप ग्लास ले सकते हैं, स्फेरिकल स्फीयर जो है ना, स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम लेते हैं हम, और उस स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मीडियम का अब देख पाएंगे हमने एक छोटा सा पार्ट यहां से उसमें कट कर दिया है। क्लियर है? हमने एक स्फेरिकल जो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम था, उसमें से हमने एक छोटा सा पार्ट कट किया है और उस स्मॉल पार्ट के एक साइड से, है ना, वन साइड से हमने उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसे आपने देखा होगा प्लेन मिरर में भी हम वन साइड को पॉलिश करते थे, इसमें भी हमने क्या किया है, वन साइड से पॉलिश कर दिया है। अब हम वो कौन से साइड को पॉलिश करते हैं, इनर साइड को पॉलिश करते हैं या आउटर साइड को पॉलिश करते हैं, उस पे दो टाइप के मिरर बन जाते हैं, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर बन जाते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में हम कौन सी साइड को पॉलिश कर रहे हैं, आउटर साइड को पॉलिश कर रहे हैं। कौन सी साइड को पॉलिश कर रहे हैं, आउटर साइड को पॉलिश कर रहे हैं। और उसमें जो इनर साइड है वो उसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। वही कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इनर साइड को हम पॉलिश कर रहे हैं एंड उसमें आउटर साइड जो है माय डियर, वो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। किसकी तरह एक्ट करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करेगा। क्लैरिटी आ चुकी है? यहां पर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लैरिटी है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो स्फीयर था, है ना, जिसका ये पार्ट है हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, उस स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी उस सेंटर की पोल से डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? और जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लैरिटी आ चुकी है? और प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोल सकते हैं हम, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल इसको मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्लैरिटी आ चुकी है? यहां पर भी आप देख सकते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम जिस लाइन के थ्रू जो है मीट करवा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लैरिटी आ चुकी है? क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबको ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो किस में होता है, साइन कन्वेंशन में। किस ये साइन कन्वेंशन में बड़ा कंफ्यूजन आता है। देखिए बिल्कुल सिंपल से रूल्स है इसके। सबसे पहला जो रूल होता है आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा आप जब भी किसी भी अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो या इमेज डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो या फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हो, आपको वो मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करना है, पोल से। ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल, मतलब आपको पोल से ही मेजर करना है, ये आपके दिमाग में बैठा देना है, स्टार्ट आपको पोल से ही करना है। क्लैरिटी आ चुकी है? जैसे आप देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया, पोल से। फिर एक और चीज याद रखना है, दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, पहले आप ऑब्जेक्ट को देखिए। जैसे ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, क्लियर है, और ऑब्जेक्ट से ही हमेशा क्या आएगी, इंसिडेंट रे आएगी। एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है ना, याद रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव, है ना। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। यहां तक सेट हो चुका है दिमाग में? क्लियर है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। क्लैरिटी आ चुकी है? अब देखिए मैं कैसे मेजर कर रहा हूं माय डियर। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। अभी मैं बात कर रहा हूं कौन से मिरर की, कॉनकेव मिरर की। अभी हमने डिस्कस किया था कॉनकेव मिरर का जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश रहता है, इनर सरफेस उसमें रिफ्लेक्टिंग रहता है।
कॉन्वेक्स मिरर में इनर सरफेस पॉलिश रहता है, आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग रहता है। दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्लैरिटी है। ये रहा पोल। अब पोल किसको बोलेंगे? जो मिड पाथ है, जो हमने मिरर लिया है ना, जो हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर है, उसको मिड पार्ट है, उसको हम बोल देंगे पोल। क्लैरिटी आ चुकी है। अब ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। हमें स्टार्ट कहां से करना है, दिमाग में बैठाना है। स्टार्ट कहां से करना है? पोल से। पोल से शुरू करेंगे और जिसको मेजर करना है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ गए। ये दिख रहा है आपको? क्या ये जो डायरेक्शन है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है या पैरेलल है? अपोजिट दिख रहा है मुझे। बिल्कुल पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट है। क्लैरिटी आ रहा है? इंसिडेंट रे पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्स में जा रहा है। तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में होगा? इस केस में नेगेटिव में। बहुत बढ़िया। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होगा? इस तरफ होगा। तो जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी जो आप पोल से मेजर करोगे, तो आप टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जाने लगोगे। तो यहां से आप शुरू करोगे, अगेन इन सेम वे यहाँ पे इस तरफ आओगे आप। तो इसका मतलब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। क्लैरिटी आ रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आने वाला है। ये एक चीज हमारे को समझ में आ गया है। ये हमारे को क्लैरिटी हो गया है कि स्टार्ट करना है पोल से। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। अभी एक और देखिए, अगर आप यहाँ पर अगर हम वर्टिकल देखना चाहते हैं, अगर अपवर्ड हाइट है तो उसको पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड हाइट है उसको नेगेटिव लेना है। ये क्लैरिटी आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन अगेंस्ट द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव, डायरेक्शन अलोंग द इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। ये सेट हो चुका है। कन्वेंशन याद हो गया, भूलना नहीं है। स्टार्ट करना है पोल से। इंसिडेंट रे की इंसिडेंट रे पहले ड्रॉ करें, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ड्रॉ करें। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव। हमेशा डायरेक्शन जब भी मेजर करना है, डिस्टेंस जब भी मेजर करना है, तो स्टार्ट करना है कहां से? पोल से। ये क्लैरिटी आ चुकी है। डन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो है, कुछ बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल्स की। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। माय डियर, रूल्स की बात चल रही है यहाँ पे। सबसे पहला रूल जो है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। माय डियर, कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है? अगर कोई रे जो है कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो जो इंसिडेंट रे है कॉनकेव या कॉन्वेक्स सर्फ मिरर पे जब हिट करती है तो वो नॉर्मली हिट करती है। कैसे हिट करेगी? वो नॉर्मली हिट करेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होगी जा रही है तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के अलोंग जाने लग जाएगी। इसका और रेडियस जो है, ऑब्वियस बात है यार, स्फीयर के तो क्या होने वाली है, हम टेंजेंट के अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ही होने वाली, तो वो नॉर्मली हिट करेगी, तो रिफ्लेक्ट होकर भी वो वापस से नॉर्मली आएगी। तो ये क्लैरिटी होगी। आप देखो, ये इंसिडेंट रे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कॉनकेव मिरर पे हिट करती है और अगेन इट रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्मली अगेन रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डायरेक्शन। ये हिट किया नॉर्मली, जैसे आपने देखा होगा, हमने मिरर में भी पढ़ा था, प्लेन मिरर में अगर कोई नॉर्मली हिट करती है तो वही सेम पाथ को वो वापस से रिट्रेस करती है। तो आप देखें यहां पर भी वही सेम पाथ को ये वापस से रिट्रेस कर रही है। यहां तक सेट हो गया है। पहली लाइन एकदम क्लियर है। द रे थ्रू अ सेंटर ऑफ कर्वेचर विच स्ट्राइक द मिरर नॉर्मली एंड इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। क्लैरिटी आ चुकी है। मूव टू द रूल नंबर 2। क्या है देखिए, अगर कोई रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। अब आप बोलेंगे सर कॉनकेव में तो दिख रहा है कि ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, लेकिन कॉन्वेक्स में आप देखिए हिट करने के बाद में, क्योंकि वी नो डैट कि कॉनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर बट कॉन्वेक्स मिरर इज ए डाइवर्जिंग मिरर। तो ये देखो डाइवर्ज हो रही है, लेकिन वो जो डाइवर्ज रिफ्लेक्टेड रे अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं
तो ऐसा लगता है कि ये प्रिंसिपल फोकस से ही पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है। क्लियर हो रहा है? तो इट अपियर्स दैट इट इज एट द प्रिंसिपल फोकस, इट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो चुका है? नाउ द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? सिमिलर, वो जो अभी हमने पढ़ा था, उल्टा कर देते हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से स्टार्ट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लैरिटी आ चुकी है? देन व्हाट इज अबाउट द रूल नंबर 4? रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे जो है, अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो पोल पे हिट करती है, इस पे हिट करती है, पोल पे, तो वो रिफ्लेक्ट करती है सिमेट्रिकली। जैसे आप देखिए ये पोल पे हिट कर रही है, जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाएगी, एग्जैक्ट सेम एंगल जो है ये अगेन हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ रिफ्लेक्टिंग रे भी बनाएगी, बट इन अपोजिट साइड, बट इन अपोजिट लाइन। मतलब वो सिमेट्रिकली जो है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है अपोजिट साइड में, सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी अपोजिट साइड पे। अगर वो कहां स्ट्राइक करती है? पोल पे स्ट्राइक करती है। कहां स्ट्राइक करती है? पोल पे। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये जो सारे बेसिक रूल्स जो है वो हमने पढ़ लिए हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। बेटा थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट चल रहा है, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, ऐसा हो सकता है कि शायद ये 9th-10th में भी पढ़ा हो। क्लियर? और 9th-10th वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाता है ये। क्लियर? बट थोड़ा इंफॉर्मेशन है, हम लोग उसको, क्योंकि हमें जानना जरूरी है इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की इमेजेस कहाँ बनती है ना, और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। माय डियर, अगर ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा है, वाह वाह वाह, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पे। यहां पर हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो चुकी है इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑब्वियस बात है यार, इंफिनिटी से अगर कोई रेज आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगी। और हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर वहां पे अभी पीछे ही रूल नंबर 3 में पढ़ा था, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। तो यहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वो जो आपके देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे कहां मीट करती हुई दिखाई दे रही है? फोकस पे। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा इमेज कहां बनने वाला है? फोकस पे बनेगा। बिल्कुल। और आप देखेंगे मिरर के इस साइड बना हुआ है ना, मिरर के आगे बना हुआ है, तो ये इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। और ये इमेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। मतलब अगर इमेज ऐसी है तो हम जब अगर मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, और तो इसकी इमेज जो है क्या बनने वाली है? इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और इसकी साइज जो है काफी स्मॉल होने वाली है। तो हमें ध्यान रखना है जब भी ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी इमेज फोकस पे बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और वेरी स्मॉल बन रही है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में, व्हाट इज सी? सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सी और इंफिनिटी के बीच में है। क्लियर है? तो अब यहां पे हमने देखा, देखिए क्या हो रहा है, दो हमें रे ली है। देखिए एक रे जो है बिल्कुल ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो हिट करके फोकस से पास हो रही है, और दूसरी रे जो है वो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जब ये दोनों रे मीट कर रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ हम देख पाएंगे कि ये जो इमेज बन रही है, पहली बात तो ये ऑब्जेक्ट की इन्वर्ट है, दिस इज इन्वर्टेड इमेज। दूसरी बात, ये इमेज मिरर की आगे बनी है, फ्रंट साइड बनी है, तो दिस इज रियल इमेज। तीसरी बात, आप साइज देख सकते हैं, इसकी साइज ऑब्जेक्ट से कम है, दिस इज डिमिनिश्ड। और जब हम इसकी पोजीशन देखते हैं तो ये पोजीशन हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मिल रही है। तो क्या हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी इनके बीच में अगर कहीं लाई कर रहा है, तो उसकी इमेज डेफिनेटली रियल बनने वाली है, इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। क्लैरिटी आ चुकी है? थर्ड पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, माय डियर, इमेज भी सी पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, क्लैरिटी आ गई है? अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ,
अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, ये लीजिए, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, हिट करने के बाद ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और ये देखिए एक फोकस से ये देखो ये एक और रे जा रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कहीं मीट कर रही है। तो हमें दिख रहा है कि ये जो इमेज बनी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी आगे बनी है। तो इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर उल्टा सा दिख रहा है बेटा। ये अगर हम इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है सी एंड इन्फिनिटी के बीच में। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर हमारे को क्या चीज मिल रहा है, क्या मिलता हुआ, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। पहले हमें डिमिनिश्ड इमेज मिल रही थी, अब हमें वेरी लार्ज इमेज मिल रही है। मतलब अब यहाँ पर इमेज मैग्नीफाई हो चुकी है। अगर हम एफ पे रखते हैं, अगेन याद करो, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का इमेज बन रही थी एफ पे, इमेज बन रही थी एफ पे, अब ऑब्जेक्ट है एफ पे, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, वेरी लार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल क्यों बन रही है? क्योंकि हर बार इमेज जो है मिरर के आगे बन रही है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? और अगर एफ और पी के बीच में, अगर एफ और पी के बीच में जो है हमारा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट रखा है हमने, सॉरी, एफ और पी के बीच में, पी मतलब पोल, एफ मतलब फोकस, तो इस केस में आप देख पाएंगे कि हमारे को जो इमेज मिल रही है वो मिरर के बैक साइड मिल रही है। ये पहली कॉनकेव मिरर जो है हमें इमेज दे रहा है मिरर के बैक साइड। तो ये वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होने दिख रही है आपको, देखिए ये इरेक्ट इमेज है और मैग्निफाइड इमेज है। इसकी साइज जो है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा है। क्लैरिटी आ चुकी है? क्लियर है? तो ये जो हमने केसेस पढ़े किसके, कॉनकेव मिरर के। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर में पहली बात हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड को हमने पॉलिश किया हुआ है और इसका आउटर साइड जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड जो है रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसमें जो है हमें, अब देख पाएंगे यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज हमें कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, फोकस पे बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मिरर के बैक साइड होने की वजह से हम इसको वर्चुअल बोलेंगे। ये भी इमेज इरेक्ट रहने वाली है और उसकी साइज काफी स्मॉल होगी, है ना, डिमिनिश्ड होगी इसकी साइज। अब अगर बड़े ध्यान से समझना है क्या बोला हुआ है, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, देखो इनफाइनाइट पे रखेंगे तो ऑब्वियसली फोकस पे बनने वाली है इमेज, कॉन्वेक्स में भी। अगर हमने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है तो उस केस में जो है हमारे को जो इमेज मिलेगी वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में मिलने वाली है, डिमिनिश बनेगी। वर्चुअल क्यों बन रही है? क्योंकि मिरर की बैक साइड बन रही है, इरेक्ट रहने वाली है। तो ये दोनों केस जो है हमें कॉन्वेक्स मिरर में ध्यान रखना है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें जो दोनों इमेजेस मिली है माय डियर, दोनों ही वर्चुअल थी, इरेक्ट थी और साइज में स्मॉल थी। क्लैरिटी है? चलिए, let's move to the another interesting point and very important point with respect to the numericals, with respect to the JEE, with respect to the NEET and with respect to the CET. My dear, और जो CBSE बोर्ड वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है with respect to course also. मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला को हम चाहे तो डिराइव कर सकते हैं बट हम वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हम उसको डिराइव नहीं करेंगे। हम सीधा वो मिरर फॉर्मूला देखते हैं। दैट मिरर फॉर्मूला इज 1/v plus 1/u equal to 1/f, where u is object distance, v is image distance and f is focal length. फोकल लेंथ आप सब लोगों को पता है, पोल के से प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। इमेज का पोल से डिस्टेंस हम इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर हो गया है? तो फॉर्मूला सबको याद रखना है, दिल में बैठा देना है। दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर हो गया है? साइन कन्वेंशन सेम है। अगर हम इंसिडेंट पोल से स्टार्ट करना है मेजर करना, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट होंगे तो नेगेटिव में लेंगे। क्लियर है? जब हमारा अभी हम न्यूमेरिकल भी आगे डिस्कस करेंगे तब आपको और भी क्लैरिटी आएगी। इस फॉर्मूले को दिल दिमाग में बैठा देना है। क्लियर? तो बढ़ते हैं आगे। अब हमने फॉर्मूले के बारे में तो पढ़ा, अब हम बात करते हैं एक और फॉर्मूला, वो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज formed by the mirror to the height of object is called as the magnification.
प्रोड्यूस बाय द मिरर। मिरर ने कितना इमेज को जो है मैग्नीफाई किया है वो हम देख रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is known as the magnification, and this type of magnification is known as the lateral, transverse और linear magnification, और इसको हम डिनोट करते हैं m से। इसमें हमेशा लेटरल मैग्निफिकेशन जब भी हम निकालेंगे उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइक दिस। ये अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये देखिए आप, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है। क्लियर है? तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ये रही हाइट, और ये हाइट जो है हमने देखा था अगर अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव लेंगे और अगर डाउनवर्ड होगी तो हम इसको नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन भी हमें याद रखना था। क्लैरिटी है? याद रखना है फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन से मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं? लेटरल मैग्निफिकेशन की। उसमें ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। और यही फॉर्मूला जो है अगर हमें इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में लिखना हो तो यह फॉर्मूला बन जाता है m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई u। भूलना नहीं है इस नेगेटिव साइन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई u, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आगे के ये दो फॉर्मूले कहां से डिराइव हुए? आप सब लोगों को अभी मैंने आपको मिरर फॉर्मूला बताया था, विच इज 1 बाय v प्लस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम v बाय u वाले पार्ट को, है ना, नेगेटिव ऑफ v बाय u वाले पार्ट को फोकल लेंथ के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा f अपॉन f माइनस u। और अगर हम फोकल लेंथ और इसके बीच में लिखना चाहते हैं, इमेज डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं, f माइनस v बाय f। ये दोनों ही फॉर्मूले कहां से आए हैं? इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लैरिटी आ गई है? तो आई होप लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर हम इसको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है m इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई u इक्वल टू f अपॉन f माइनस u इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। आप बोलोगे सर ये दोनों फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है? वैसे जरूरत नहीं है। आप चाहे, अगर आपको फोकल लेंथ दिया होगा तो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो तो इमेज डिस्टेंस यहां से निकाल सकते हैं, बट अगर हमें याद होता है तो ये हमारा टाइम सेव करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पीड अप रहे, टाइम को सेव करना है, तो जरूर एक साथ में फॉर्मूला याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन है वो है हमारा एक्सियल और लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। माय डियर, यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। यहां पर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। आगे लेटरल वाले में आपको ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिखा था, यहां पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। क्लैरिटी आ गई है? अब पहला पॉइंट तो हमारे को दिमाग में फिट हो गया है। तो यहां हम क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ इमेज, नेगेटिव ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पे क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आप बोलेंगे सर लेंथ कैसे निकालेंगे? तो कोई दिक्कत, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया होगा, इसका पहला पॉइंट लो, है ना, फर्स्ट पॉइंट लो जो हमारे मिरर के पास में है, उसको बोलो उसकी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी u1। फिर हमारा फॉर्मूला लगाओ 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। फोकल लेंथ आपको दिया हुआ रहेगा, वहां से आप क्या निकालो? अगर u1 को सब्सटीट्यूट करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा v1, तो वो पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर आप क्या करो? उसी ऑब्जेक्ट का जो लास्ट पॉइंट है ना, उसकी डिस्टेंस लो, किससे? हमारे मिरर से, और वो हो जाएगा u2। और अगेन मिरर फॉर्मूले से निकालो v2 और फिर वो यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए। तो दैट v2 माइनस v1 विल गिव यू इमेज लेंथ, दैट u2 माइनस u1 गिव यू ऑब्जेक्ट लेंथ। क्लैरिटी आ गई है? तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी अपॉन डेल्टा ई। क्लियर है? ऑल सेट? आई होप क्लैरिटी आ गई है। दोनों मैग्निफिकेशन क्लियर है, लेटरल मैग्निफिकेशन और एक्सियल और लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की तरफ। ये क्या होता है? अब जब हम लीनियर और लॉन्जिट्यूडनल के बीच में रिलेशन देखते हैं, इसके बीच में लीनियर और लॉन्जिट्यूडनल के बीच में, तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे।
हमारे पास में लॉन्जिट्यूडनल का रिलेशन क्या था, माइनस ऑफ डीवी अपॉन डी यू। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए हम बात करेंगे, ठीक है ना। हमने डेल्टा वी को डीवी लिख दिया है स्मॉल ऑब्जेक्ट में, डेल्टा यू को डी यू लिख दिया है स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर। अब हमने लगाया कौन सा फॉर्मूला, हमारा मिरर फॉर्मूला। और हम जब मिरर फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि फोकल लेंथ जो है इस पर्टिकुलर मिरर की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वी ही कर देते हैं। क्लियर। तो 1/v को जब हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, -v⁻²⁻² dv अपॉन df, माइनस ऑफ u⁻²du अपॉन df। और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, df कॉमन निकल के वहां चला जाएगा, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और यहां से हम बोल सकते हैं dv अपॉन du इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाई यू का होल स्क्वायर। और यहां पर इस v बाई यू को हम लिख सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, और वी कैन से दैट लेटरल मैग्निफिकेशन। तो हमें रिलेशन मिल जाएगा ml इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, ये जो हमारा पार्ट है यहां पर, है ना, विच इज v बाई यू का होल स्क्वायर, इसको हम पुट कर देंगे, v बाई यू को हम लिख सकते हैं -m, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। तो ml इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m स्क्वायर आ जाएगा। क्लैरिटी आ गई, ऑल सेट है। ये हमारे को फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है। अब यहां तक सेट है, ये हमारे को मिल गया है। ये देखिए आप डीवी बाई डी यू को हमने ये लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद में आप देख पाएंगे, उसके बाद में ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये डीवी बाई डी यू, सॉरी 1 सेकेंड। क्लियर है, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है, डेट इक्वल टू 1 सेकेंड डीवी बाई डी यू। हमें पता है v बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं, v बाई यू को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा m का स्क्वायर, और dv बाई डी यू को यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं, डेट इज नेगेटिव ऑफ dv बाई डी यू इक्वल टू आ रहा है माइनस ऑफ m स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा, प्लस का m स्क्वायर। तो ml इक्वल टू प्लस ऑफ m स्क्वायर। तो आई थिंक दोनों में रिलेशन मिल गया है, ml इक्वल टू प्लस ऑफ m स्क्वायर। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ऑल सेट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। एरियल मैग्निफिकेशन, नाम से ही समझ में आ गया, यहाँ एरिया की बात करेंगे। एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंपल कीजिए, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर कर दीजिए, नथिंग एल्स। याद रखिए v बाई यू लिखना है हमें, v बाई यू क्या हो जाएगा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो एरियल मैग्निफिकेशन इज नथिंग एल्स, इट इज v बाई यू का होल स्क्वायर आएगा। क्या आ जाएगा, ये v बाई यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो आप कुछ नहीं, इसको भी हम बोल सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर कर देंगे तो एरियल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर माय डियर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने वाला हूं, ये देखेंगे। सबसे पहले अगर इमेज रियल है, ठीक है ना, इमेज अगर रियल है, सॉरी इमेज अगर हमारे इरेक्ट है और वर्चुअल है, तो ऑब्जेक्ट क्या है उस केस में, रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। क्या है उसमें, रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में अगर इमेज इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, और वर्चुअल इमेज बन रही है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर, इसकी बात करेंगे, कॉनकेव मिरर के अंदर आपको मैग्निफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये कौन से केस है, माय डियर याद करो, ये देखो हमारे पास में सब कुछ है डिटेल में। ये रहा, देखो पहली इमेज जो है वो क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज है, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो यहाँ पर हमारे को आइडिया लग गया है, मैग्नीफाइड इमेज रहेगी जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, और कॉनकेव मिरर के केस में।
कॉन्वेक्स में क्या होगी, लेस देन 1। आप देखो दोनों ही इमेज जो बनी थी हमारे कॉन्वेक्स के केस में वो स्मॉल इन साइज थी, वर्चुअल इमेजेस दोनों ही स्मॉल इन साइज थी। इसमें ये क्या होगी, लेस देन 1 रहने वाली है। और प्लेन मिरर में तो देखो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस रहता है, और हम लोग वहां पे बोल सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट हाइट होता है उतना ही इमेज हाइट होता है, तो वहां पर m=1 रहने वाला है। इमेज अगर रियल बनी है, रियल इमेजेस हमें कहाँ मिली थी, कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में हमारे को दोनों चीज मिली थी, एक डिमिनिश्ड इमेजेस भी मिली थी और एक्सटेंडेड इमेजेस भी मिली थी। तो अगर बियॉन्ड सी है तो वो क्या होगा, दैट इज m इज लेस देन -1। -1 क्या दिखा रहा है, ये इन्वर्ट इमेजेस है। क्लियर है। एट m=-1 मतलब कि यार आपका मैग्नीफाई नहीं हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल है लेकिन इन्वर्ट हुई है। c और f के बीच में अगर हमारी इमेज है तो वो मैग्नीफाइड इमेजेस है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बीच में है, सी और एफ के बीच में है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी बन रही थी, तो वो मैग्निफाइड इमेजेस मिल रही थी, ठीक है ना, और वो भी इन्वर्टेड इमेजेस मिल रही थी। क्लियर हो गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो वहां पर डिमिनिश्ड इमेजेस मिलेगी, मतलब स्मॉल इन साइज इमेजेस मिलेगी, है ना, बट इन्वर्टेड होगी डेफिनेटली। यहाँ पर आप में सब में आपको नेगेटिव साइन दिख रहा होगा, तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि आपकी जो इमेज बनी है वो इन्वर्ट बनी है। ग्रेटर देन 1 दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि मैग्निफाइड इमेजेस है। लेस देन 1 है, वो दिखा रहा है कि यार डिमिनिश्ड इमेजेस है। क्लियर है। इक्वल टू 1 दिखा रहा है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है। क्लैरिटी हो गई है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट आई होप क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, तो फिर बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए पेश करते हैं एक जबरदस्त न्यूमेरिकल। मैं चाहूंगा 1 मिनट आप लीजिए, इस न्यूमेरिकल को रीड करें कि क्या दिया है ये न्यूमेरिकल। अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल, क्या दिया हुआ है, अ 4.5 सेंटीमीटर needle is placed 12 centimeter away from the convex mirror, is placed 12 centimeter away from the convex mirror of focal length 15 centimeter। माय फ्रेंड, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, पहले तो ये आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर। वाह। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है पहले ये देखो माय डियर। कॉन्वेक्स मिरर में इनर साइड जो है, हमने इनर साइड जो है वो हमें क्या करना है, पॉलिश्ड करना है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ यहां होगा, फोकस यहां होगा ऑब्वियसली। तो हम यहां पर बोलेंगे कि जो हमारा और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, नीडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, ये देखिए यहां से 12 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये हो गई उसकी हाइट 4.5 सेंटीमीटर। ये जाएगी इंसिडेंट रे। अब मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट दिख रही है, पोल से स्टार्ट किया मैंने और ये मुझे इंसिडेंट रे के अपोजिट दिख रही है, इसीलिए मैं उसको लूंगा नेगेटिव का 12। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव का 12। लेकिन अगेन मैं जब फोकस निकालूंगा, है ना, फोकल लेंथ निकालूंगा, तो वो मैं पोल से जा रहा हूँ। पोल से जब मैं फोकस की तरफ जा रहा हूँ तो डेट इज इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ हमारी होगी पॉजिटिव की 15 सेंटीमीटर। आई होप साइन कन्वेंशन के साथ समझ में आ गया। हमें इमेज की लोकेशन चाहिए, तो क्या लगाऊंगा मैं, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस u कितना है, -12 है दोस्त, इक्वल टू 1/15। ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/15। ये इधर आके नेगेटिव पॉजिटिव में होके 1/12 हो जाएगा। एलसीएम लिया, सॉल्व किया और v मिलता है हमें 20/3 सेंटीमीटर, विच इज 6.6 सेंटीमीटर। माय डियर, ये पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब यहां से ये इधर की तरफ, यहां कहीं हमारा इमेज होगा, इस तरफ होगा ये। क्लैरिटी है। लोकेशन तो हमें मिल गई है ना। उसके बाद में मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m=-v/u। m=-6.67 अपॉन u जो है वो कितना दिया है, -12। माइनस माइनस प्लस हो गया है, 6.67/12। ये मुझे लेस देन 1 दिख रहा है और पॉजिटिव में है। पॉजिटिव क्या दिखाएगा, पॉजिटिव दिखाएगा ये क्या है, इरेक्ट है।
लेस देन 1 क्या दिखाएगा, ये स्मॉल है, और ये लोकेशन पॉजिटिव साइड में है ना, मिरर के बैक साइड में है, तो ये इमेज भी क्या होगी, वर्चुअल। क्या ये क्लैरिटी आ गई है? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल या डिमिनिश्ड इन साइज। कॉपी कर लीजिए रफ्तार में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है, जब आप पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, अ थिन स्टिक ऑफ लेंथ f/5 इज प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f such that its image, which is real and elongated, just touch the stick. What is the magnification? तो दोस्तों यहां पे आपको पहले तो वो मिरर बनाना पड़ेगा। इसमें आउटर साइड जो है कॉन्केव है भैया, आउटर साइड पॉलिश्ड है। फिर ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में बोला गया है कि ये जो आपकी इमेज है भैया, वो है f/5 प्लेस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा देखो, इसका लेंथ भी दिया हुआ है हमारे को। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ फोकल लेंथ f दिया हुआ है। इमेज जो है वो रियल बनेगी, और बोला है इलोंगेटेड बनेगी, और जस्ट टच दी स्टिक। रियल बनने वाली मतलब इधर की तरफ बनेगी, इलोंगेटेड है और स्टिक को जस्ट टच कर रही है। मतलब मेरे हिसाब से जब आप इसको बनाते हैं तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार जस्ट टच कर रही है, तो ये इस तरह से इमेज बनेगी। बरोबर। अब यहां तक तो सेट हो गया है। अब यहाँ हमारे पास पंगा क्या है, ये हो गया हमारे पास सबसे पहले U1 जस्ट टच हो रही है। तो फर्स्ट जो अगर हम बोलेंगे, क्लियर, इस तरीके से आपको दिख पा रहे होंगे आप लोग। ये हमारे पास में क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई है ना। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस है। अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं है ना, दोनों एंड लेने पड़ेंगे। हमें वो मैग्निफिकेशन निकालना है, याद रहे। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। ये हो गया हमारे पास क्लियरिटी आ गई है। अब यहां तक तो सेट है, हमारे को यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ जो है f दिया हुआ है। अब दोनों एंड यहाँ पर हमारे क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो अब जब दोनों एंड कॉन्साइड कर रहे हैं, देखो ध्यान देना क्या बोला हुआ है, उन्होंने एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्ट टच दी स्टिक, इस तरह से हमें बोला है। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उनमें से एक एंड जो है स्टिक का जो है वो कॉन्साइड कर रहा है एक और जो इमेज के एक एंड से। तो उसमें से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यार इसका मतलब जो एक एंड जो भी है, या ए हो या बी हो, वो दोनों में से एक एंड जो है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तभी उसकी इमेज भी वहीं फॉर्म होगी। क्लियर है, तभी उसकी इमेज भी वहां फॉर्म होने वाली है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, जो होगा ट्वाइस ऑफ एफ, विच इज 2 इंटू फोकल लेंथ जो है हमारी यहाँ पर एफ ही दिया हुआ है। ये हमें सेट हो चुका है। क्लियर। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है बी, और ये रहा ए, जस्ट टच हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये यहां तक समझ में आ गया है हम लोगों को। तो ये बी पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बी पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये ए है, बी पॉइंट की इमेज बी पे ही बनने वाली है, ये रहा बी डैश। क्लैरिटी आ रही है, देखो इनवर्ट भी बनने वाली है ना यार, उल्टी बनने वाली इमेज, ठीक है ना, रियल साइड में, इसलिए। तो मैंने बी का इमेज बी डैश ये रहा, ए का इमेज ये रहा ए डैश। ठीक है। तो अब यहां पर आप स्मार्टली सोचो, दिमाग लगाओ
कि U2 जो है, अब पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो U2 आपके पास ये जो डिस्टेंस मिली है ये कितनी है। ये आपको समझ में आ गया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 2f हो गई है। कितनी हो गई है ये डिस्टेंस, 2f। क्लियर हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, 2f। अगर ये डिस्टेंस 2f है, a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है, f/5। तो माय डियर आपको u1 अब मिलने में देर नहीं लगेगी, मेरे हिसाब से u1 हो जाएगा 2f में से f/5 को आप माइनस कर दीजिए, ये आपको देगा 8f बाय, एलसीएम लेके देखो कितना आ रहा है, 8f/, चलो आपको किड्स की तरह कराएंगे, कितना होगा डिस्टेंस देखो, 10f माइनस f अपॉन 5। तो कितना हो गया ये, 8f/5। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई, ये हमें समझ में आया। अब आपको देखना है कि सर ये नेगेटिव में लूं या पॉजिटिव में, भैया यार ये देखना है यार, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इंसिडेंट रे, पोल से मेजर कर रहे हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो आपका U1 किस में लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। मैंने ये 8f/5। क्या यहाँ से तू V1 निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। कैसे निकालेगा V1, दिमाग लगा, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/f, मिरर इक्वेशन से 1/V1 प्लस -8f/5। फोकल लेंथ का बताओ, पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में आएगी, अरे भैया इसका फोकस भी इधर होता है, तो ये इसकी फोकल लेंथ भी जो है हमारे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ किस में होती है, नेगेटिव में होती है, याद रखने का है ना। कॉनकेव की मिरर की जो फोकल लेंथ है वो किस में होती है, हमेशा नेगेटिव में रहती है। तो ये नेगेटिव का एफ रखा, फिर सॉल्व कर बेटा, चल फटाफट सॉल्व कर, 1/f1 माइनस 1/f1 ये आया, प्लस 8f, ये 5 को ऊपर ले लें, इसको सॉल्व कर कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करेगा तो ये तेरे को कितना मिलने वाला है, जब इसको सॉल्व करते हैं 8f जो है हमने ले लिया है एलसीएम, ठीक है। और ये मुझे लग रहा है ये मिलेगा -3, 8 आ जाएगा इधर, -3 8f। तो बेटा तेरे को V1 कितना मिला, 8f/-3, -3 है तो ऑब्वियसली फ्रंट साइड में इधर की तरफ होगा। तो यार अब आपको डिस्टेंस तो मिल चुकी है, मेरे को इतना लग रहा है कि सारी डिस्टेंस मिल गई है, U1 मिल गया है, V1 मिल गया है, और U2 इक्वल टू V2 है जो कितना है, 2f है, ठीक है, जो कितना है हमारा 2f है। क्लैरिटी है। अब हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन चाहिए ml, विच इज नेगेटिव ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन, यहाँ डिस्टेंस लेना, अभी यहाँ कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, -V2 का डिस्टेंस कितना है, 2f, नहीं तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, सिर्फ वो डिस्टेंस लेना है अभी, है ना। V1 कितना है, 8f/3 अपॉन माइनस U2 भी कितना है, 2f माइनस, इसमें कितना आएगा यहाँ पे 2f, ये कितना आ गया देखो, इसको सॉल्व करो तो ये आएगा हमारे पास में U1 जो मिलेगा, U1 दिया हुआ है 2f/3, नहीं सॉरी, U1 आ रहा है 8f/5। सॉल्व करो देखो कितना आएगा इसके अंदर, जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलने वाला है +2। कितना मिलेगा, +2 मिलेगा। अब देखो ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मिलेगा +2। तो हमारे को यहाँ पर जो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिलने वाला है दोस्तों, वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव में। इसमें मिलेगा वो पॉजिटिव में। क्लियरिटी आ गई है, ये न्यूमेरिकल समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। मैंने क्या किया, मैं एक बार वापस से ब्रीफ में डिस्कस करता हूँ। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जो है हमने देखा किसको, मिरर को। किसको देखा माय डियर, मिरर को। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फिर हमने इमेज, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। उन्होंने बोला है कि एक साइड जो है वो क्या हो रही है इसमें, है ना, वन साइड जो वन पॉइंट जो है वो स्टिक का एक एंड टच हो रहा है, तो वो टच हो रहा है, और ऑब्वियसली यार इसकी इमेज जो है वो क्या बनने वाली है, इन्वर्टेड जो है वो हमारे को इमेज मिलेगी, तो ऑब्वियसली बैक साइड वाला जो पार्ट है वो उसका टच होगा। क्लियर है। अब और इलोंगेटेड है, तो इलोंगेटेड है, अगर ये वाला टच हो रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट इधर ही होना चाहिए, अदरवाइज दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज ओवरलैप करेगी। लेकिन उन्होंने बोला है जस्ट टच हो रही है, तो ऑब्वियस बात है ए वाला पार्ट इधर नहीं आएगा, ओवरलैप नहीं करने वाली है, जस्ट टच हो रही है, तो वो बैक साइड वाला पार्ट जो है वो टच हो रहा है दोनों का। ठीक है, तो बी वाला पार्ट जो है हमने वो क्या ले लिया है कि बी पार्ट का इमेज बी पार्ट पे ही बन रहा है, तो ऐसा वो पॉइंट कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऐसा पॉसिबल है।
क्लियर है? तो ये इसका मतलब बी वाला पॉइंट और बी डैश जो उसकी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो उसकी डिस्टेंस जो है पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, दैट इज 2f। ठीक है, अब वो तो हमारे को क्लियर हो गया है। अब 2f है और हमारे पास में ऑब्जेक्ट का लेंथ है, तो वो ऑब्जेक्ट को लेंथ को हम उस 2f में से माइनस कर देंगे तो हमारे को u1 मिल जाएगा। u1 से हमने निकाल दिया v1, v1 हमारे को यहाँ मिल रहा है। क्लियर है? v1 हमें यहाँ मिला, वो क्लैरिटी आया? v1 हमें यहाँ मिला और v1 मिल गया हम लोगों को। अब v1 मिलने के बाद में हमारे को क्या निकालना है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो फॉर्मूला लगा, सॉरी, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विच इज v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो v2 का वैल्यू रखा 2f, v1 का वैल्यू रखा 8f/3, u2 का वैल्यू रखा 2f और u1 का वैल्यू रखा 8f/5। और ये सारी वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करके हमें मिल रहा है पॉजिटिव का 2, तो ये मैग्नीफाई हो रही है, डबल मैग्नीफाई हो रही है। क्लियर हो गया है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? चले आगे, चलिए जी अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम, इमेज वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इमेज वेलोसिटी के बारे में। दोस्तों क्या होता है इमेज वेलोसिटी, ध्यान से समझना है। जब हम इमेज वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज घूमती है। क्या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है? अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है तो उसमें इमेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है नेगेटिव ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी नॉट। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इसमें इमेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा m into v नॉट, वेर m इज व्हाट? लीनियर मैग्निफिकेशन। v नॉट क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। vi क्या हो गया है? इमेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया है? ये दोनों फॉर्मूले हमारे को दिल दिमाग में बैठा देने हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको कराता हूं एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला, याद रखना है। ये रहा हमारा, अगर इस तरह से देख रहे हैं आप, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जा रहा है तो इमेज वेलोसिटी क्या आने वाली है? माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, तो उस केस में क्या आएगा? वी आई इक्वल टू एम इंटू वी। क्लियर? चलिए, इस पे समझने के लिए हम एक बेहतरीन न्यूमेरिकल करते हैं। ये देखिए, ये रहा आपके सामने बेहतरीन तोड़ फोड़ न्यूमेरिकल। दोस्तों इस न्यूमेरिकल के अंदर हम ये बोल सकते हैं, सबसे पहले अब दिमाग लगाइए, ये रहा हमारे पास में वेलोसिटी हमें दिया हुआ है। आपको लगता है इंक्लाइन दिख रहा है ना, एंगल पे है, तो इसको हमें रिजॉल्व करना चाहिए माय डियर। इसको हमें क्या करना चाहिए? रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये रहा इसका एक्स कंपोनेंट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी नॉट एक्स, ये आ जाएगा 5, जिसके साथ एंगल बनता है cos 37। cos 37 का वैल्यू कितना हो जाएगा? cos 37 कितना होता है बेटा? 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 आ गया। क्लियर? इसका क्या आ जाएगा देखो, इसका अगर हम बात करेंगे उस केस में, तो ये आ रहा है इसका y कंपोनेंट और ये कौन सा है? साइन कंपोनेंट, 5 साइन 37। तो दिस इज 5 इंटू साइन 37 होगा 3/5, तो ये हो जाएगा 3। तो वी ओ एक्स जो है 4 mm है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन वाला है, अलोंग द, सॉरी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वाला है। वी ओ वाई जो है ये क्या? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आ जाएगा 3 mm। इससे हमें इमेज निकालना है। इमेज का हम क्या निकाल पाएंगे? एक्स कंपोनेंट, दैट इज माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू वी ओ एक्स। ये अलोंग है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज वी आई वाई कंपोनेंट, दिस इज एम इंटू वी ओ वाई। ये देखिए आप, अगर आपको फॉर्मूले में अभी भी कंफ्यूजन आए तो ये आप पीछे से देख सकते हैं, ये रहे वो दोनों फॉर्मूले। क्लियर है? और यही दोनों फॉर्मूले हमने यूज किए हैं ना। अब उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन m निकालना है। m के लिए क्या करना पड़ेगा? m के लिए हमें दिया हुआ है फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जल्दी से रफ्तार में निकाल देंगे। फॉर्मूला लगाना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या रहेगा?
कॉनकेव मिरर है, पॉजिटिव में रहेगा, हाँ नेगेटिव में रहेगा कॉनकेव मिरर के अंदर तो, है ना, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव में रहेगा, डेट इज -20, 1/v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में आएगी, आपको देख सकते हैं 1/v इक्वल टू 1/30 -1/, एलसीएम एलसीएम लीजिए और आपको यहां से क्या मिलेगा, जैसे आपको v मिल जाए आप फॉर्मूला लगा दीजिए -v/u, और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट m को। क्लियर है, जैसे आप m को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसके बाद में आपको क्या निकालना पड़ेगा, इमेज वेलोसिटी निकालना है, दैट इज √of vi(x) का स्क्वायर प्लस vi(y) का स्क्वायर, एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अरे चलिए किड्स लोगों के लिए हम सॉल्व करके भी बता देते हैं, नहीं तो बच्चे बुरा मान जाएंगे कि हमें सॉल्व करके नहीं दिखाया। तो ये कितना आएगा, देखो आप इसको सॉल्व करते हो, एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा एलसीएम, 1/v, ठीक है। और इसके इधर आ जाएगा यहाँ पर 3 - 2, तो ये -1/60। क्लियर है, ये इधर आ गया 2, सॉरी 2 और ये 3, -1/60, तो v आ जाएगा हमारा -60। यहाँ पे पुट करो तो -60/u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -30, तो दिस बिकम, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 2 आया। अब यहाँ सब्सटीट्यूट करो, नेगेटिव ऑफ -2 का होल स्क्वायर, और VOX कितना दिया हुआ है, 4 mm/सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड यूनिट डालो बेटा, mm/सेकेंड है, तो ये कितना हो जाएगा, -16, ठीक है, mm/सेकेंड, -16 आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव x में जा रहा है तो ये नेगेटिव x में जाएगा, ये m आ रहा है -2, VOY कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, तो दैट बिकम व्हाट, -6 mm/सेकेंड, 3 क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, तो ये किधर जाएगा, 6 mm/सेकेंड से ये जाएगा डाउनवर्ड, और ये जाएगा 16 mm/सेकेंड जो है ये जाएगा नेगेटिव x में। क्लियर है, और इन दोनों का जो है अभी आप लोग क्या निकाल सकते हो, ये x वाला कंपोनेंट, ये y वाला कंपोनेंट, इससे आप जो है इमेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है, इवन आपको चाहिए तो आप एंगल भी निकाल सकते हो, दैट इज tan थीटा इक्वल टू VIY/VIX, दैट इज 6/16। कोई दिक्कत है इसमें, आई होप क्लियर हो गया है। चलिए बढ़े आगे, चलिए थोड़ा जोश 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 लाना है, जोश लाना है ना, थोड़ा सा जोश में लाना, बस हो गया है ना, मुझे लगता है कि काफी लंबा खींच गया लेक्चर, तो बहुत सारे बच्चों को गुस्सा सा आ गया, अरे यार क्या बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल हो गया है। अभी बस हम बात कर रहे हैं लास्ट में, हम फाइनल एक न्यूटन्स फॉर्मूले की, इसकी बात कर रहे हैं, न्यूटन्स फॉर्मूले की। अब ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिरर फॉर्मूले में। उसमें न्यूटन्स फॉर्मूला एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है जो बहुत बार क्वेश्चंस में आता है, आपको वो शॉर्टकट जो है सीधा ध्यान में रखना है। माय डियर, क्या है वो शॉर्टकट, देखिए अगर हमारे पास में ये रहा कोई भी स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है ना, चाहे वो आप कॉन्केव लो या कॉन्वेक्स लो, अभी मैं आपको कॉन्केव मिरर के साथ बता देता हूँ। और ये रहा, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये x1 और x2 डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर किया गया है, वो फोकस से मेजर कर रहे हैं, एस कम, ये रहा f, पोल से मेजर ना करके कहाँ से मेजर कर रहे हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस से, तो ये डिस्टेंस हो गई x1, और मान लेते हैं इसकी इमेज यहाँ बनी है, तो ये डिस्टेंस हो गई उसकी x2। क्लियर है, अगर आपको पोल के साथ चाहिएगी तो आप क्या बोलोगे, f+x1, और v बोलोगे f+x2। क्लियर है, और आप जब सब्सटीट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, एंड में आपको सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन मिलेगा, x1 into x2 इक्वल टू f², एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द न्यूटन फॉर्मूला। याद रहे यहाँ पर x1 x2 कहां से मेजर किया गया है, फोकस से, कहां से मेजर किया गया है, फोकस से। क्लियर हो गया है, अगर फोकस से हमारे पास में डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट और इमेज की, रफ्तार में शॉर्टकट लगाना है, x1 into x2 equal to f², where f is focal length, where x1 and x2 are the distance measured from the focus। क्लियर हो गया है, यहाँ पे ये शॉर्टकट के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इंफॉर्मेशन से, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले माय डियर हम बात कर रहे हैं कुछ ग्राफ्स की, किसकी बात कर रहे हैं, ग्राफ की,
जब हम ग्राफ बात करते हैं किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर, तो प्लेन मिरर में जब मैं वी और यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, वहां पे मुझे पता है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है, इस वजह से फोकल लेंथ जो है वो भी कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी। क्लियर है? जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे होगी तो हमारे पास में मिरर इक्वेशन बन जाती है 1/v+1/u इक्वल टू 0, और वहां से हम बोल सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो v इक्वल टू नेगेटिव ऑफ u, वेर यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है और जिसका स्लोप जो है वो -1 है। जिसका स्लोप क्या है, -1। स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ v और u के बीच में, स्लोप होगा -1। अब -1 है तो ऑब्वियस बात है, जब हम एंगल बोलेंगे तो वो एंगल थीटा जो है वो कितना होगा, 135 डिग्री। क्लियर है? मैं ग्राफ वाले पार्ट को थोड़ा रफ्तार में बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन है, लर्न करनी है सीधा। क्लियर है? और अगर नहीं लर्न करनी है तो आप इक्वेशन बना के भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है। क्लियर? चलिए जी, अब नेक्स्ट ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ बना रहे हैं वी और यू के बीच में, लेकिन वो किसके बीच में बन रहा है, स्फेरिकल मिरर में। याद रखना है वी और यू के बीच में, वी मतलब ऑब्जेक्ट, वी मतलब इमेज डिस्टेंस और यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जब हम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो माय डियर जो ग्राफ हमें मिल रहा है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ मिल रहा है, याद रखना है। प्लेन मिरर में वी और यू के बीच में हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था हमें स्ट्रेट लाइन मिली थी विद द नेगेटिव स्लोप -1, और यहां पर हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ मिल रहा है। क्लैरिटी है? एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन इज 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो तो दोस्तों तब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी फॉर द स्फेरिकल केसेस। क्लियर है? क्योंकि 1/v+1/u इक्वल टू 1/f होता है, 1/f तो कांस्टेंट की तरह हो गया है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब हमने ग्राफ प्लॉट किया 1/v और 1/u के बीच में तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आप देख पा रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स के अंदर। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हमने इस पूरे चैप्टर का जो है दी एंड कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है ना? जितना हो सके इससे आप नोट्स बनाएं प्रॉपरली। ठीक है ना? जितना हो सके इसको प्रॉपरली रिवाइज करें, और अगर कुछ डाउट्स रहता है तो आप जरूर कमेंट सेशन में डालिए। ठीक है ना? मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की। क्लियर है? अगर कुछ डाउट्स ज्यादा हुए, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कोशिश करेंगे एंड में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आए इस पे, जितने ज्यादा से ज्यादा। पहले मैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करना चाहता हूं और फिर एंड में मैं आपको पीवाईक्यू सेशंस दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हम रे ऑप्टिक्स के लेक्चर 3 के अंदर, जिसके अंदर जो है हम आगे जो है रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।